Question number 1. Which of the following is not a basic factor for radiation protection? Option A time, option B operator's weight, option C distance, option D shielding. यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए इसमें से कौन सा एक बेसिक फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेटर्स वेट। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ऑपरेटर्स वेट, ये बेसिक फैक्टर नहीं है रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए। और जो बाकी तीन ऑप्शन हैं यानी कि टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग, ये तीनों ही रेडिएशन प्रोटेक्शन के बेसिक फैक्टर्स हैं। टाइम का यहाँ मतलब है कि अगर आप रेडिएशन जोन में कम से कम टाइम स्पेंड करते हो तो आपको कम से कम डोज लगेगी। और डिस्टेंस का यहाँ पर मतलब है अगर तुम रेडिएशन जोन से जितना ज़्यादा दूरी बना के रखोगे उतना आपको कम डोज लगेगी। और तीसरा है शील्डिंग, यानी कि जहाँ भी पॉसिबल हो शील्डिंग का यूज़ हमेशा करना चाहिए, इससे आपको रेडिएशन डोज कम से कम लगेगी। तो ये रेडिएशन प्रोटेक्शन के ये तीन बेसिक फैक्टर्स हैं और उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए रेडिएशन डोज से बचे रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ लेड इन ए लेड एप्रन यूज्ड इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट? ऑप्शन ए 2.5 mm, ऑप्शन बी 0.25 mm, ऑप्शन सी 2.0 mm, ऑप्शन डी 5 mm। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो लेड एप्रन में यूज़ किया जाता है उसमें लेड की थिकनेस कितनी होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.25 mm। दोस्तों रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम जो लेड एप्रन यूज़ करते हैं रेडिएशन से बचने के लिए, उसमें जो लेड की थिकनेस होती है वो 0.25 mm होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज अप्लाइड इन रेडिएशन प्रोटेक्शन? ऑप्शन ए लेंज लॉ, ऑप्शन बी फैराडेज लॉ, ऑप्शन सी इनवर्स स्क्वायर लॉ, ऑप्शन डी न्यूटन्स लॉ। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए इसमें से कौन सा लॉ को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोस्तों रेडिएशन प्रोटेक्शन में इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो किया जाता है और इस रूल के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस स्क्वायर के। यानी कि जितनी ज़्यादा दूरी आप डिस्टेंस रखोगे रेडिएशन जोन से या रेडिएशन सोर्स से, उतनी जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की वो कम हो जाएगी, यानी कि उतनी कम आपको डोज लगेगी। ठीक है, यानी कि रेडिएशन सोर्स से जितना आप दूरी बना के रखोगे उतना आपको रेडिएशन डोज कम लगेगी। तो एक लॉ है जो कि रेडिएशन प्रोटेक्शन में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द डोज लिमिट ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर फॉर लेंस ऑफ द आई? ऑप्शन ए 150 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर, ऑप्शन बी 15 मिलीसीवर्ट पर ईयर, ऑप्शन सी 10 मिलीसीवर्ट पर ईयर, ऑप्शन डी 68 मिलीसीवर्ट एवरेज ओवर 5 ईयर। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि लेंस ऑफ द आई के लिए ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की डोज लिमिट कितनी होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 150 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर। दोस्तों लेंस ऑफ द आई के लिए जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर डोज लिमिट है वो 150 मिलीसीवर्ट होती है, जो कि 1 साल में होती है। और यही डोज पब्लिक के लिए 15 मिलीसीवर्ट पर ईयर होती है। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें जो एक्सपोजर लिमिट वाले जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम में कई बार आ जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5. ICRP स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए इंटरनेट कनेक्शन फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि ICRP की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। दोस्तों ICRP एक कमीशन है जो कि रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन के रूल्स वगैरह बनाती है और ये पूरी दुनिया में वैलिड होता है, यानी कि ये इंटरनेशनल है। तो ये पूरी दुनिया में जो भी रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन से जुड़े जो भी रूल्स वगैरह होती हैं वो बनाते हैं और उनको फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज़ द डोज लिमिट ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर फॉर एक्सट्रीमिटीज़? ऑप्शन ए 500 मिलीसीवर्ट पर ईयर, ऑप्शन बी 200 मिलीसीवर्ट पर ईयर, ऑप्शन सी 100 मिलीसीवर्ट पर ईयर, ऑप्शन डी 10 मिलीसीवर्ट पर ईयर। दोस्तों यहाँ डोज लिमिट पूछी गई है एक्सट्रीमिटीज़ के लिए जो कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की होती है, वो कितनी होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 500 मिलीसीवर्ट पर ईयर। दोस्तों एक्सट्रीमिटीज़ के लिए जो हमारी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर डोज लिमिट होती है वो 500 मिलीसीवर्ट पर ईयर होती है। ठीक है, ये डोज लिमिट वाले क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं।
तो आपको ये डोज लिमिट हमेशा सबकी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7, अलारा स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए एज लो एज रेडिएशन अलाउंस, ऑप्शन बी एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, ऑप्शन सी एज लो एज रेडिएशन एक्सेप्टेबल, ऑप्शन डी एज लो एज रेज अलाउ। दोस्तों यहाँ अलारा की फुल फॉर्म पूछी गई है। दोस्तों ये अलारा की जो फुल फॉर्म है ये क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और उसका जो फुल फॉर्म होता है वो है यहाँ पर ऑप्शन बी एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। इसका मतलब ये होता है कि कम से कम जितना पॉसिबल हो उतना रेडिएशन हमें यूज़ करना चाहिए। यानी कि जब भी हम स्कैनिंग वगैरह करते हैं या एक्सरे जो करते हैं तो उसमें जितना कम हो सकता है रेडिएशन डोज वो हमें उतना यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से ही हमें रेडिएशन डोज कम करने में हेल्प करता है, ऑपरेटर्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडिएशन जनरेटिंग इक्विपमेंट। ऑप्शन ए सी आर्म, ऑप्शन बी सीटी स्कैन, ऑप्शन सी मैमोग्राफी, ऑप्शन डी यूएसजी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा इक्विपमेंट यानी कि जो मशीन है जो कि रेडिएशन जनरेट नहीं करती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यूएसजी। यहाँ पर यूएसजी का मतलब है अल्ट्रासोनोग्राफी, जो कि अल्ट्रासाउंड मशीन को बोला जाता है। और ये इसमें रेडिएशन का यूज़ नहीं होता है, यानी कि एक रेडिएशन जनरेटिंग मशीन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यूएसजी। बाकी जो मशीन से यहाँ पर सी आर्म, सीटी स्कैन और मैमोग्राफी ये तीनों रेडिएशन जनरेटिंग इक्विपमेंट हैं और इसमें रेडिएशन जनरेट होती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द एवरेज इफेक्टिव डोज फॉर वन चेस्ट एक्सरे। ऑप्शन ए 0.1 मिलीसीवर्ट, ऑप्शन बी 0.001 मिलीसीवर्ट, ऑप्शन सी 1.0 मिलीसीवर्ट, ऑप्शन डी 2.0 मिलीसीवर्ट। दोस्तों यहाँ वन चेस्ट एक्सरे में जो एवरेज इफेक्टिव डोज होती है वो पूछी गई है कितनी होती है, यानी कि अगर कोई एक चेस्ट एक्सरे कराता है तो उसको कितनी एवरेज डोज लगेगी वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.1 मिलीसीवर्ट। यानी कि अगर कोई एक चेस्ट एक्सरे कराता है तो उसको 0.1 मिलीसीवर्ट तक की उसमें डोज उसको मिलेगी, जो कि एवरेज है, एवरेज इफेक्टिव डोज है। और जो एवरेज इफेक्टिव डोज है अलग अलग एक्सरे के लिए अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ ऑफन क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग ऑफ ईच एंड एवरी एक्सरे इक्विपमेंट शुड बी कैरिड आउट। ऑप्शन ए वंस इन ए ईयर, ऑप्शन बी वंस इन 2 ईयर, ऑप्शन सी वंस इन 3 ईयर, ऑप्शन डी वंस इन 4 ईयर। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक्सरे इक्विपमेंट होते हैं उनकी जो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग होती है वो जनरली कितने टाइम पर करनी चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वंस इन 2 ईयर। जो एक्सरे इक्विपमेंट होते हैं यानी कि जो एक्सरे मशीन वगैरह, इनकी जो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग है, इनको जो टेस्टिंग वगैरह ये 2 साल में कम से कम एक बार ज़रूर होनी चाहिए। इससे जो उनकी फंक्शनैलिटी है वो मेंटेन रहती है और इसमें जो क्वालिटी है इमेज वगैरह की वो अच्छी रहती है। तो उनकी जो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग है वो 2 साल में कम से कम एक बार ज़रूर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन ए रेडियोलॉजी टेक्नीशियन मिनिमाइज डोज टू पेशेंट्स। ऑप्शन ए बाय लिमिटिंग टोटल बीम ऑन टाइम, ऑप्शन बी अवॉइडिंग अननेसेसरी प्रोजेक्शंस, ऑप्शन सी कोलिमेशन ऑफ एक्सरे बीम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रेडियोलॉजी टेक्नीशियन पेशेंट्स के लिए कैसे डोज को मिनिमाइज कर सकता है यानी कि कम कर सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि एक रेडियोलॉजी टेक्नीशियन जो टोटल बीम ऑन टाइम होता है उसको कम कर सकता है और जो अननेसेसरी प्रोजेक्शन होते हैं यानी कि जो व्यूज़ होते हैं उनको अवॉइड कर सकता है, और जो एक्सरे बीम है उसको कॉलिमेट करके इन तरीक़ों से जो डोज है पेशेंट्स के लिए वो कम हो सकती है। तो ये तरीके हैं पेशेंट्स को डोज कम देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सरे ट्यूब टू मेक ए एक्सपोजर अकॉर्डिंग टू NRCP। ऑप्शन ए 2 मीटर, ऑप्शन बी 3 मीटर, ऑप्शन सी 4 मीटर, ऑप्शन डी 5 मीटर। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि NRCP के अकॉर्डिंग जो सेफ डिस्टेंस होती है एक्सरे ट्यूब से एक्सपोजर करने के लिए वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 मीटर। एक्सपोजर करने के लिए जो एक्सरे ट्यूब से जो सेफ डिस्टेंस होती है वो कम से कम 2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, जब आप कभी पोर्टेबल एक्सरे करने जाते हो या फिर बेड साइड एक्सरे करने जाते हो तो उसमें जो
एक्सरे ट्यूब से हम जो डिस्टेंस है वो कम से कम 2 मीटर बना के रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ लेड इन ए लेड ग्लास विंडो? ऑप्शन ए 1.5 mm PB इक्विवेलेंट, ऑप्शन बी 0.1 mm PB इक्विवेलेंट, ऑप्शन सी 1.0 mm PB इक्विवेलेंट, ऑप्शन डी 25 mm PB इक्विवेलेंट। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लेड ग्लास विंडो होती है उसमें लेड की थिकनेस कितनी होती है। दोस्तों लेड ग्लास विंडो वो होती है जिसमें आप अंदर बैठे होते हो, जो बीच में वॉल होती है उसमें जो लेड लगा होता है उसको लेड ग्लास विंडो बोला जाता है, और उसकी जो थिकनेस होती है वो 1.5 mm होती है। तो उसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए 1.5 PB इक्विवेलेंट। यहाँ पर PB का मतलब लेड है, ये लेड का साइन होता है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.5 mm। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ लेड इन ए थायराइड शील्ड? ऑप्शन ए 1 mm, ऑप्शन बी 0.1 mm, ऑप्शन सी 0.25 mm लेड इक्विवेलेंट, ऑप्शन डी 25 mm। दोस्तों क्वेश्चन में पूछेगा कि थायराइड शील्ड होती है उसमें लेड की थिकनेस कितनी होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 0.25 mm लेड इक्विवेलेंट। जो थायराइड शील्ड होती है जो कि थायराइड ग्लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, उसमें लेड की थिकनेस 0.25 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द एवरेज इफेक्टिव डोज फॉर CT चेस्ट? ऑप्शन ए 0.1 मिलीसीवर्ट, ऑप्शन बी 2.0 मिलीसीवर्ट, ऑप्शन सी 7.0 मिलीसीवर्ट, ऑप्शन डी 10 मिलीसीवर्ट। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कि जो CT स्कैन के लिए यानी कि CT चेस्ट के लिए जो एवरेज इफेक्टिव डोज होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 मिलीसीवर्ट। दोस्तों जो CT स्कैन हम करते हैं उसमें जो एवरेज इफेक्टिव डोज होती है वो 5 से 10 के बीच में होती है, और यहाँ पर CT चेस्ट के बारे में एवरेज इफेक्टिव डोज पूछी गई है तो वो 7 होगी अप्रॉक्स, तो इसलिए इसका राइट आंसर है 7 मिलीसीवर्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द डोज लिमिट फॉर होल बॉडी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर? ऑप्शन ए 10 मिलीसीवर्ट एवरेज ओवर 4 ईयर, ऑप्शन बी 40 मिलीसीवर्ट एवरेज ओवर 5 ईयर, ऑप्शन सी 20 मिलीसीवर्ट एवरेज ओवर 5 ईयर, ऑप्शन डी 1.2 मिलीसीवर्ट एवरी ईयर। दोस्तों यहाँ पर होल बॉडी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की डोज लिमिट पूछी गई है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 20 मिलीसीवर्ट एवरेज ओवर 5 ईयर। जो होल बॉडी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर डोज लिमिट होती है वो 20 मिलीसीवर्ट होती है, जो कि टोटल कॉन्सिक्यूटिव 5 ईयर में होनी चाहिए। अगर यही होल बॉडी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर डोज लिमिट अगर पर ईयर पूछ जाए तो ये 30 मिलीसीवर्ट पर ईयर होती है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ लेड एपरेंस आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली देन इट कैन लीड टू रेडिएशन एक्सपोजर टू ऑपरेटर ड्यू टू ऑप्शन ए अननोन रीजन्स, ऑप्शन बी फॉल्टी मशीन, ऑप्शन सी क्रैक्स इन लेड एपरन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर लेड एपरन को हम सही से नहीं रखते हैं तो ऑपरेटर को उससे रेडिएशन लग सकती है, तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रैक्स इन लेड एपरन। दोस्तों जब लेड एपरन को सही से स्टोर नहीं किया जाता है यानी कि उसको रख रखाव सही से नहीं किया जाता है तो उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, जिससे कि जब उसको यूज़ किया जाता है तो उस क्रैक के थ्रू हमें रेडिएशन डोज लगती है, और यह एक निशानी होती है फॉल्टी लेड एपरन की, और उसको जल्दी से जल्द हमें रिप्लेस करना चाहिए इसको या रिपेयर कराना चाहिए। तो हमें जो लेड एपरन है उसको सही से हमें रखना चाहिए, हैंगर में टांग के अच्छे से रखना चाहिए, उसको कभी भी फोल्ड नहीं करना चाहिए, इससे लेड एपरन में क्रैक्स आ जाते हैं जिससे कि हमें रेडिएशन एक्सपोजर लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, वाई क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग ऑफ एवरी एक्सरे इक्विपमेंट इज नेसेसरी? ऑप्शन ए टू इम्प्रूव इमेजिंग स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ एक्सरे ट्यूब, ऑप्शन सी टू रिड्यूस अननेसेसरी डोज टू पेशेंट्स एंड स्टाफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग होती है हर एक एक्सरे इक्विपमेंट की वो ज़रूरी क्यों होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों एक्सरे इक्विपमेंट की जो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग है वो ज़रूर होनी चाहिए,
क्योंकि इससे हमारा जो इमेजिंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होता है और एक्स-रे ट्यूब की लाइफ भी बढ़ती है और उससे जो अननेसेसरी डोज होती है पेशेंट और स्टाफ के लिए वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए इनका हर 2 साल में एक बार जो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग है वो ज़रूर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, वाइल वेयरिंग लेड एप्रन वेयर शुड बी पोजीशन ऑफ TLD? ऑप्शन ए बिलो लेड एप्रन, ऑप्शन बी अबव लेड एप्रन, ऑप्शन सी इट कैन बी एनीवेयर, ऑप्शन डी TLD नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एक्सपोजर। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम लेड एप्रन पहनते हैं तो उस टाइम जो TLD की पोजीशन है वो किस तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि लेड एप्रन के अंदर या लेड एप्रन के बाहर या इसको कहीं भी हम लगा सकते हैं या TLD की ज़रूरत ही नहीं है एक्सपोजर के टाइम पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बिलो लेड एप्रन। जब हम लेड एप्रन पहनते हैं तो उस टाइम TLD जो होता है वो हमें अंदर पहनना चाहिए, ना कि लेड एप्रन के ऊपर, क्योंकि जो डोज लगेगी उस समय पता ही नहीं लग पाएगा कि जो लेड एप्रन है हमारा वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हम TLD लेड एप्रन के अंदर पहनेंगे तो हमें पता लगेगा प्रॉपर कि लेड एप्रन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू वगैरह में काफ़ी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन यू इंश्योर ए सेफ वर्क प्रैक्टिस ड्यूरिंग डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट्स? ऑप्शन ए लिमिटिंग टोटल बीम ऑन टाइम, ऑप्शन बी सेलेक्टिव डोज रेट प्रोटोकॉल्स, ऑप्शन सी कोलिमेशन टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेशेंट्स की डायग्नोसिस के दौरान आप किस तरह से जो एक सेफ वर्क प्रैक्टिस होती है वो किस तरह से उसको कर सकते हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों पेशेंट्स की डायग्नोसिस यानी कि एक्सरे के दौरान आप जो वर्क प्रैक्टिस होती है उसमें कुछ रूल्स को फॉलो करके आप जो सेफ वर्क प्रैक्टिस है वो आप इंश्योर कर सकते हो। इसमें है जो है टोटल बीम ऑन टाइम कम होना चाहिए और जो लो डोज रेट प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए और जो कोलिमेशन है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। इन सब को यूज़ करके आप जो एक सेफ वर्क प्रैक्टिस होती है उसको आप इंश्योर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस TLD शुड बी वॉर्न एट? ऑप्शन ए थाई लेवल, ऑप्शन बी वेस्ट लेवल, ऑप्शन सी चेस्ट लेवल, ऑप्शन डी हेड लेवल। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो TLD होता है यानी कि पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस इसको कहाँ पहनना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी चेस्ट लेवल। जो TLD बैज होता है इसको हमेशा चेस्ट लेवल पर पहनना चाहिए और TLD की जो राइट पोजीशन होती है वो चेस्ट पर ही होती है, इसलिए इसको चेस्ट लेवल पर ही हमेशा पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, यू आर नॉट मिनिमाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर टू ए पीडियाट्रिक पेशेंट इफ़ यू आर? ऑप्शन ए यूजिंग एडल्ट एक्सपोजर प्रोटोकॉल्स, ऑप्शन बी आस्किंग फॉर प्रीवियस एक्सरे रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी कंसीडरिंग अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ डायग्नोसिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप किसी बच्चे का एक्सरे कर रहे हो तो उसमें आप रेडिएशन डोज को कम नहीं कर रहे हो अगर आप इन जो ऑप्शन दिए गए हैं अगर आप इनमें से कोई काम कर रहे हो कोई, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है राइट आंसर है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यूजिंग एडल्ट एक्सपोजर प्रोटोकॉल्स। जब आप किसी बच्चे का एक्सरे कर रहे हो यानी कि जो कोई अगर पीडियाट्रिक पेशेंट है उसमें अगर आप एडल्ट एक्सपोजर प्रोटोकॉल्स का यूज़ कर रहे हो तो आप जो रेडिएशन डोज है वो कम नहीं कर रहे हो बल्कि बढ़ा रहे हो। इसके अलावा अगर हम बच्चों का एक्सरे करते हैं तो उसमें हमें हमेशा जो पुराना एक्सरे रिकॉर्ड है वो पूछना चाहिए कि उसका लास्ट एक्सरे कब हुआ था। और इसमें जो हमें ऑल्टरनेटिव मीन्स होते हैं डायग्नोसिस के यानी कि अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो उसको हमें कंसीडर करना चाहिए। यानी कि एक्सरे तभी करना चाहिए जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। अगर ज़रूरी नहीं है यानी कि अल्ट्रासाउंड वगैरह से काम चल सकता है तो उसको अल्ट्रासाउंड के लिए प्रीफर करना चाहिए। दोस्तों पीडियाट्रिक पेशेंट यानी कि बच्चों के लिए अलग एक्सपोजर प्रोटोकॉल्स होते हैं और एडल्ट के लिए एक्सपोजर प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं। तो हमें पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों के केस में हमेशा पीडियाट्रिक वाले जो एक्सपोजर प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इससे जो डोज़ है बच्चों के लिए वो कम हो जाएगी और एडल्ट के केस में हमें एडल्ट वाले एक्सपोजर प्रोटोकॉल्स का यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द डोज लिमिट ऑफ पब्लिक एक्सपोजर फॉर होल बॉडी? ऑप्शन ए 4 मिलीसीवर्ट पर ईयर, ऑप्शन बी 3 मिलीसीवर्ट पर ईयर, ऑप्शन सी 2 मिलीसीवर्ट पर ईयर, ऑप्शन डी 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर। दोस्तों पब्लिक के लिए होल बॉडी जो डोज लिमिट है वो पूछी गई है एक्सपोजर की। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर।
दोस्तों पब्लिक के लिए जो ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट होती है वो 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर होती है, और ऑक्यूपेशनल के लिए जो डोज लिमिट होती है वो 20 मिलीसीवर्ट होती है, एवरेज ओवर 5 ईयर। अगर पर ईयर में पूछा जाए तो ये 30 मिलीसीवर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 24, इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ऑप्शन ए इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस, ऑप्शन बी इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस क्यूब, ऑप्शन सी इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ऑप्शन डी इंटेंसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू KVP। दोस्तों यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर लॉ पूछा गया कि कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। दोस्तों इनवर्स स्क्वायर लॉ में जो इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर हम इंटेंसिटी से 2 गुना दूर होते हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो लगभग 4 गुना कम हो जाएगी। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है जो कि रेडिएशन प्रोटेक्शन में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, शुड वी यूज़ ग्रिड्स इन केस ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट, ऑप्शन ए येस, ऑप्शन बी नो। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो येस और नो का है। इसमें बताना है आपको, इसमें पूछा गया है कि जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनके केस में हमें ग्रिड का यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी नो। अगर कोई पीडियाट्रिक पेशेंट है तो उसके केस में हमें ग्रिड का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रिड का यूज़ करने से जो रेडिएशन एक्सपोजर है वो बढ़ जाता है और इससे जो डोज होगी पीडियाट्रिक पेशेंट को वो बढ़ जाएगी। इसलिए हमें बच्चों के केस में ग्रिड का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और उनकी भी हेल्प करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।